मित्रों नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार सिंह आज आपके बीच में वर्तमान समय में देश के अंदर 5 विधानसभाओं में होने वाले चुनाव परिणामों पर चर्चा करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। देश को लोकतांत्रिक प्रणाली होने के नाते प्रत्येक वर्ष कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं। पूरा देश 28 राज्य 9 संघीय क्षेत्रों में बटा हुआ है। वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने संविधान के तहत प्रदत्त शक्ति आर्टिकल 324 के तहत 5 विधानसभाओं में चुनाव की घोषणा नवंबर माह की विभिन्न तिथियों में की, जिसका परिणाम 3 दिसंबर को आने वाला है। 5 विधानसभा राजस्थान, जिसकी नेतृत्व की बागडोर अशोक गहलोत के हाथ में था। छत्तीसगढ़, जिसके नेतृत्व की बागडोर भूपेश बघेल जी के हाथ में था। मध्य प्रदेश, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान जी के हाथों में बागडोर था। 2 क्षेत्रीय दल, मिजोरम में जहाँ क्षेत्रीय दल है, जो रामथंबा वहाँ के मुख्यमंत्री थे, और तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव जी जो है वहाँ के मुख्यमंत्री थे। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन भी हुआ था। मित्रों, देश का चुनाव ये जो 5 विधानसभाओं का हो रहा है, एक नई इबारत लिखने के लिए तत्पर है। इस चुनाव का आने वाले समय में एक बहुत ही व्यापक असर होगा, ऐसा लोगों के बीच में चर्चा है। देश के विपक्षी दल अपनी बातों को जनमानस के बीच में रख रहे हैं, केंद्र की सरकार की आलोचना कर रहे हैं, केंद्र सरकार की कमियों को लोगों के बीच में बता रहे हैं कि किस तरह से सरकारी उपकरणों को निजी हाथों में सौंपकर केंद्र की सरकार अपने लोक कल्याणी नीति से बाहर आ रही है। रोजगार के अवसर घट रहे हैं और लोगों के अंदर एक भय है कि धीरे धीरे एक निरंकुश सरकार की गठन हो जाएगी यदि भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर से उखाड़ कर नहीं फेंका जाएगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी इस समर में अपने समस्त सिपाही सलारों के साथ बड़ी दमखम के साथ इस चुनावी समर में उतर चुकी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी उस पुराने नारे सबका साथ, सबका विकास, सबका न्याय की उद्घोष के साथ जनमानस के बीच में पहुंच रहे हैं और 10 वर्षों के अंदर किए हुए कार्यों का उल्लेख कर रहे हैं। जैसे स्वास्थ्य बीमा की आपका आयुष्मान कार्ड हो, गरीब लोगों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण की बात हो, गरीब लोगों के आवास की मुफ्त वितरण निर्माण की बात हो, गैस सिलेंडर के मुफ्त वितरण की बात हो, और इसी प्रकार कोरोना काल जो पूरी दुनिया को प्रभावित किया, इतने बड़े क्षेत्रफल वाले देश, इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश के प्रत्येक लोगों को जिस तरह से कोरोना का टीका केंद्र की सरकार ने लोगों के बीच में पहुंचाया, इसका भी उल्लेख करने में प्रधानमंत्री जी नहीं चूक रहे हैं। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का भी उल्लेख
प्रधानमंत्री जी अपनी चुनावी सभा में कर रहे हैं। लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब से केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, देश के प्रति लोगों का नज़रिया बदला। आज पूरी दुनिया में भारत को लोग सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। विश्व मंच पे भारत बड़ी मजबूती से अपनी बात को लोगों के बीच में रख रहा है और मानवता के लिए जहाँ सेवा की बात आ रही है, जैसे नेपाल में भूकंप आया, तुर्की ऐसे देश जो भारत के विरोध में हमेशा खड़ा रहा, वहाँ भी प्रधानमंत्री जी ने बिना देर किए राहत सामग्री जहाज़ों में भर करके तुर्की की धरती पर पहुँचाया और अपने विश्व बंधुत्व के नारे को यह साबित करने की पूरी कोशिश की। राजनीतिक मतभेद भले ही कुछ हो, लेकिन जहां मानवता की बात आएगी, भारत कहीं भी पीछे नहीं रहेगा। इन सब बातों को लोगों के बीच में रख रहे हैं और लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यदि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः आती है, केंद्र में हमारी सरकार पुनः आती है, तो निश्चित रूप से भारत कुछ ही वर्षों में एक विकसित देश के रूप में खड़ा होगा। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में जैसे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध की बात हो, रूस और यूक्रेन के युद्ध की बात हो, और वर्तमान समय में इजराइल और हमास के बीच में युद्ध की बात हो, विश्व मंच पर भारत ने जिस वैभव के साथ अपनी बात को दमदारी के साथ रखा, इसकी भी चर्चा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को जिस दिन हमास आतंकवादी ने इजराइल की आम जनमानस को निशाना बनाया, 5000 लोगों को अपनी जानें देनी पड़ी, कुछ लोग बंधक बनाए गए, भारत ने इसका विरोध किया। विश्व मंच पर जाकर यह समझाने की कोशिश की कि आतंकवाद का समूल नष्ट होना आवश्यक है, क्योंकि वर्षों से भारत आतंकवाद की इस दंश को झेला है। लेकिन इन सब बात होने के बाद भी केंद्र सरकार की कुछ नीतियां लोगों को समझ में नहीं आ रही, इसका प्रबल विरोध हो रहा है। राज्य सरकार की भी नीतियां का लोगों का विरोध हो रहा है, विशेष करके जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जैसे केंद्र कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन को लेकर के काफ़ी आक्रोशित है। उनका सीधा कहना है कि विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य पुराने पेंशन लेंगे और हम वर्षों तक सेवा करने के बाद पुराने पेंशन से हमको वंचित किया जा रहा है, जबकि पेंशन हमारा सम्मान का अधिकार है और एक जिसके बल पर हम पूरे जीवन ईमानदारी से अपने दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि पेंशन के बल पर एक ईमानदार कर्मचारी के मुंह से यह कहते सुना जाता रहा कि हम घूस नहीं लेंगे, मेरा बुढ़ापे का सहारा मेरा पेंशन है। आज लोगों का ईमान डगमगा रहा है। दूसरी तरफ शिक्षा मित्र, अनुदेशक जो विभिन्न नाम से अलग अलग प्रदेशों में हैं, उनकी भी पीड़ा का सही समाधान न होने के कारण आम जनमानस के बीच में काफ़ी आक्रोश है। एक अन्य समस्याओं पर भी बहुत ही लोग आक्रोशित हैं। देश के अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली कमज़ोर होने के नाते
नॉन बैंकिंग कंपनियों का जाल पूरे देश में बिछा, जिसमें एक सहारा एक नॉन बैंकिंग कंपनी थी। भारत का कोई ऐसा गांव नहीं, भारत का कोई ऐसा कस्बा नहीं जहां पर इसकी शाखाएं नहीं थी। आज 10 वर्ष से लोग अपने भुगतान के लिए परेशान हैं। लोगों के बीच में आशा जगा भी था सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन विगत 90 माह हो जाने के बाद भी लोगों को भुगतान नहीं हो पा रहा है। सहारा में जमा किए हुए लोग से भी सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में झूल रहे हैं। लोगों के बीच में इसका काफ़ी आक्रोश है। यह आक्रोश केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की समर्पित सरकार को प्रभावित करेगा, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि मैं किसके पास जाऊं। सुप्रीम कोर्ट तारीख पर तारीख दे रहा है, सेबी की अलग राय है और सरकार केवल अपनी चुनावी गणित को ठीक करने में लगा हुआ है। लोगों का अब यह कहना कि जब तक मेरा भुगतान नहीं तब तक मेरा सरकार को मतदान नहीं, ये नारे निश्चित रूप से विशेष करके मध्य प्रदेश और आने वाले लोकसभा चुनाव में परिणाम को प्रभावित करेंगे। यदि सरकार पेंशन भोगियों, सहारा के जमाकर्ताओं के भुगतान को सही तरीके से शीघ्र अगर हल नहीं किया तो ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि पिछला चुनाव का जो परिणाम था उसके अनुरूप आने वाला नहीं है। धन्यवाद। पुनः मैं आपके बीच में इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आऊँगा।